हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो अदर डिफरेंट काइंड्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो कि पिछले कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। और ये जो पेज आप देख रहे हैं ये यूथ कंपटीशन जो सॉल्व पेपर आता है उससे मैंने लिया है। तो पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लिखा है, यदि मांग फलन 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर हो तो और p का जो मान है वो 5 होने पर मांग की लोच ज्ञात करिए। यहीं पर इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो इसी को मैं इसी सोल्यूशन से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको लेस देन 1, ऑप्शन बी 1, ग्रेटर देन 1 एंड ऑप्शन डी इज़ 0। तो मांग फलन आपका दिया है कि इज इक्वल टू 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर और मांग फलन में p का मान 5 होने पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करना है। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ q किया हुआ है, अवकलन किया है आपने q का उत्पादन का विथ रिस्पेक्ट टू p प्राइस के सापेक्ष। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ये हट गया आपका और p की घात यहाँ पर 1 है तो 1 से 4 में आपने मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 आपका 4 आया, 4 आपको आपने यहाँ पे लिख दिया और p की घात 1 थी तो 1 में से आपने 1 घटाया तो वो p जो है वो कैंसिल हो गया तो अकेला 4 यहाँ बचा। और यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और फिर इस घात में से 1 आपने घटा दिया तो 1p यानी कि p बचा। यहाँ पर -4 ये जो साइन है माइनस का वो आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ प्लस है प्लस लिख दिया तो -4 प्लस 2p ये आपका अवकलित वैल्यू मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका dq अपॉन dp आ गया जो कि आपका जो इलास्टिसिटी का सूत्र होता है ये यहाँ पर आपको मिल गया ये चीज़। और उसके बाद p आपके पास पहले से ही थी और q आपको पता करना है। तो q का मान हमने p का मान जो है यहाँ पर 5 दिया है उसको हमने 5 रख दिया और उसके बाद हमें क्वांटिटी भी मिल गई, Q मिल गया। ठीक है, P दिया हुआ था ये हमने यहाँ पर निकाल लिया और P का मान रख के हमने क्वांटिटी का मान भी निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें इलास्टिसिटी पता करनी है। तो इलास्टिसिटी के जगह इलास्टिसिटी को पता करने के लिए हमने dq अपॉन dp का मान -4 प्लस 2p रखा और उसे इंटू p अपॉन 30 किया, या यहाँ पर हम सीधे सीधे 5 भी रख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर किया है। और फिर इसको सॉल्व करने पर गुणा भाग करने पर 6 इंटू 1 अपॉन 6 आया और जिसका मतलब है आपका आंसर आने वाला है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आया। तो ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर ऑप्शन बी ये आपने सही करना है। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच। ऑप्शन है इकाई से कम होती है, ऑप्शन बी है इकाई के बराबर होती है, ऑप्शन सी है इकाई से अधिक होती है और ऑप्शन डी है अनंत होती है। ठीक है, तो एंजल का नियम के अनुसार चलिए यहीं पे बना देती हूँ मैं। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं आपके, वो नेसेसरी गुड्स होते हैं। ठीक है, तो नेसेसरी गुड्स होने के वजह से आय में परिवर्तन के साथ साथ इसको आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये इकाई से कम होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर व्याख्या जो दी हुई है वो भी मैं पढ़ देती हूँ।
एंजल ने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच में पाए जाने वाले संबंध के आधार पर निम्न नियम प्रतिपादित किए हैं, जैसे कि आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होती है। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये भी आप पॉइंट्स जो है उसे आप याद कर लीजिएगा। आय और जो एक्सपेंडिचर का जो कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है। यहाँ पर आप वाई अक्ष पर आय दिखाते हैं और यहाँ पर आप क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी तथा डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0 है, तो मांग की लोच क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका 0, अनंत, इकाई और इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व यहाँ पर किया हुआ है, देखिए। तो डेल्टा पी अपॉन पी का जो मान है वो 0 है और आपने इसको क्या करना है, सीधे सीधे इसकी जगह पर आपने 0 रख देना है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 0 अगर है तो आपकी जो वैल्यू आएगी भाई वो अनंत आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग देते हैं तो वो जो वैल्यू है वो आपको अनंत प्राप्त होती है। तो ऑप्शन जो है सी है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपने सही कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका अगला वो है, किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर देगा? ठीक है, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले हम ये व्याख्या पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो ऐसी स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर देता है। इसके विपरीत जब मांग पूर्णतः लोचदार हो तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता पर उठाना पड़ता है, जैसे कि कार। ठीक है, और भी जो विलासितापूर्ण मनोरंजन वगैरह है चीज़ें हैं। और अगला है, मांग की लोच जितनी कम होती है कर भार विक्रेता पर उतना ही अधिक होता है, और इसके विपरीत। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। ठीक है, पहला वाला जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है ऐसी स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर देता है। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच क्या होती है? तो इसमें आपकी जो आय लोच होगी वो सदैव धनात्मक होगी, क्योंकि आय लोच पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, आय लोच धनात्मक होगी। और ज़्यादा बेलोचदार होगी, कम बेलोचदार होगी, उसकी बात ही यहाँ पर नहीं कर रहा है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर जो एंजल का नियम है, आय के साथ मांग बढ़ती है वो लगेगा और यहाँ पे सदैव धनात्मक होगा। विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच सदैव धनात्मक होगी। इन वस्तु के संदर्भ में मांग में वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा काम यहीं से चल जाता है, ये भाई धनात्मक होती है आय लोच। ठीक है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम होती है? आंसर इसका होगा क्या? नमक। ठीक है, तो नमक जो है एक नेसेसरी कमोडिटी है, खाद्य वस्तु की कैटेगरी में आती है। बिना नमक के कोई भी पकवान हम नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं। जो नमकीन होता है, ऑब्वियसली मीठे में हम नमक नहीं डालेंगे, लेकिन डालते हैं शायद टेस्ट एनहेंस करने के लिए। एनीवे, तो यहाँ पर नमक की मांग की कीमत लोच सबसे कम है, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव इनकी मांग पर नहीं पड़ता और इसका उपभोग स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, आपने इसे टिक कर दिया। एक मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है या तब होता है जब, पहला ऑप्शन जो है आपका इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है इलास्टिसिटी इज 1 एट ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं पर जो लोच है वो यूनिटी है, समान है।
और सी है ऑप्शन <<1 और डी है ऑप्शन ई के बराबर, सॉरी ई जो है आपका 0 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। अतिपरवलय जो आयताकार मांग वक्र होता है उसके सभी बिंदुओं पर जो इलास्टिसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? नंबर 1 प्रतिशत विधि, नंबर 2 है कुल व्यय विधि, नंबर सी है बिंदु विधि और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही है। प्रतिशत विधि, मैं पता नहीं कि विधु बार बार बोल रही हूँ, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि से आप लोच ज्ञात करते हैं, चाहे वो पूर्ति की लोच हो चाहे मांग की लोच हो। यहाँ पर पूर्ति पूछा है तो ये दोनों ही सही है, मतलब सही है, इसे हम मापते हैं। लेकिन पूछा क्या है, कौन सी विधि नहीं है? तो भाई ये कुल व्यय विधि से कोई लोच नहीं ज्ञात की जाती है और उपरोक्त में से कोई नहीं भी इसमें से नहीं होगा, क्योंकि ये तो है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे। इनसे भी ज्ञात किया जाता है, इनसे भी ज्ञात किया जाता है। तो कुल व्यय विधि से ज्ञात नहीं किया जाता है पूर्ति की लोच। चाहे मांग पूछता तो मांग की लोच भी कुल व्यय विधि से ज्ञात नहीं की जाती है। ठीक है, तो इस पेज में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ठीक भी लगा हो तो भी इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और ठंड से बच कर रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।